हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं अरविंद सिसोदिया एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं सत्यगत डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे प्यारे फौजी भाइयों, जल्दी से लाइव क्लास को ज्वाइन कीजिए, इसे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में अवश्य रूप से जय हिंद लिखे। आज का जो हमारा टेस्ट पेपर सॉल्यूशन है वो 15वें नंबर का टेस्ट पेपर सॉल्यूशन है। ऐप पर आपको उचित रूप से प्रोवाइड करवाए हुए हैं। आप वहाँ से आराम से उसका मॉक टेस्ट देकर यहाँ पर आप इसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। 15 क्वेश्चन होंगे, सभी के 4 विकल्प होंगे। उन 4 विकल्पों में से हमें एक सही विकल्प का चयन करना है। कोई माइनस मार्किंग नहीं, आराम से आप सभी इन प्रश्नों को पढ़ें और सही उत्तर का चयन करें, और जिसका नहीं आता है उसे आप अपने कॉपी में नोट डाउन करें। चलिए दोस्तों, आ जाइए, जल्दी से लाइव क्लास को ज्वाइन कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलें। आ जाइए दोस्तों, देखते हैं सर्वप्रथम हम पहला प्रश्न, आनंद मठ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। तो भैया आनंद मठ किसके द्वारा लिखी गई है? आनंद मठ के रचयिता, ये बहुत बार पूछा गया सवाल है, न जाने कितनी बार आ चुका है। तो उचित रूप से हमें पुस्तकें एवं उनके रचयिता से संबंधित सवाल मिलेगा। ठीक है, तो आनंद मठ पुस्तक किसने लिखी? बंकिम चंद्र, अबुल फजल, कालिदास या शरद चंद्र चटर्जी। ये शरद है, शरद तो नहीं, शरद चंद्र चटर्जी। ठीक है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए दोस्तों। आंसर ए आ रहा है सभी का। ओके भैया, आ जाइए। ठीक है, देखते हैं हम आज का प्रश्न पूछा है कि आनंद मठ किसने लिखी। तो आनंद मठ आपके बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी थी। आनंद मठ, ठीक है। अबुल फजल अकबरनामा के रचयिता थे। अकबरनामा। कालिदास से संबंधित तो बहुत सारी पुस्तकें हैं जो कि महत्वपूर्ण है। कालिदास से संबंधित देख लीजिए, एक तो मेघदूतम है, मेघदूतम, मालविका, अग्निमित्र, ठीक है, रघुवंशम, कुमार संभवम, अनेक सारी पुस्तकें हमें मिलती है किसकी? कालिदास की। ठीक है, मेघदूत से ज्यादा पूछा जाता है, कुमार संभवम से भी पूछा जाता है, मालविका अग्निमित्रम से भी पूछा जाता है, रघुवंशम से भी पूछा जाता है कि किसकी रचयिता है? तो कालिदास की। शरद चंद्र चटर्जी, ये वही है दोस्तों जिन्होंने आपकी कौन सी लिखी थी? देवदास पुस्तक के रचयिता शरद चंद्र चटर्जी। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। तो ये हुआ हमारा करेक्ट आंसर। क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर? हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी, जैसे कि आपने ए आंसर दिया। ठीक है, सौरभ नेगी और विकास पूनिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जय हिंद दोस्तों। देखिए अगला सवाल, प्रश्न संख्या 2, मेघदूत के लेखक कौन थे? मैंने अभी आपको बताया था कि मेघदूतम के लेखक थे आपके कालिदास। ठीक है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए दोस्तों। कौटिल्य, कौटिल्य आपके अर्थशास्त्र से संबंधित है। अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य कहलाते हैं, जो आपके प्रशासन पर यानी कि राजनीति पर आपके प्रभावित है, यानी कि राजनीति के ऊपर बनी हुई है ये पुस्तक। नाम इसका अर्थशास्त्र है, इकोनॉमी है, परंतु ये है किस पर? पॉलिटी पर है। अगला देखिए, कालीचरण, इसमें अष्टांग सिद्धांत भी दिए हुए, तो वो भी आप इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। कालीचरण से कुछ नहीं है। कालिदास से आपके देखो, मैंने मेघदूत पहले लिखवा दिया था। ठीक है, अब लिख दीजिए कुमार संभवम। कुमार संभवम और शकुंतला। ठीक है, दो अभी यहाँ पर याद कर लीजिए। वेद व्यास, महाभारत के रचयिता वेद व्यास। ठीक है, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, इनका पूरा नाम क्या था? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास इनका पूरा नाम था, जिन्होंने महाभारत की रचना की थी। और दोस्तों मैं आपको बताना चाह रहा था
वेद व्यास कुमार संभव शकुंतला अर्थशास्त्र में कुछ बोलना चाहता था, अभी भूल गया मैं। मेघदूतम के रचित आपके कालिदास हो गया, ठीक है। वेद व्यास से संबंधित ही कुछ था, ठीक है, याद आएगा तो बताऊंगा। प्रश्न संख्या 3, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है भैया? फटाफट बता दीजिए, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों। देखेंगे दोस्तों हम, ये आपके सूर्य हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे तो आपके बुध आ जाएगा, बुध के बाद आ जाएगी आपके शुक्र, शुक्र के बाद आ जाएगी आपके पृथ्वी, पृथ्वी के बाद आ जाएगा आपके मंगल, फिर आपके शूद्र पट्टिका आ जाएगी। क्या आ जाएगी भैया? शूद्र पट्टिका। फिर आपके आ जाएगा बृहस्पति, बृहस्पति, और फिर आ जाएगा आपके शनि, फिर अरुण और वरुण, इस प्रकार से, ठीक है। तो आप याद कर लीजिए, बता दीजिए कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो मैं आपको थोड़ा सा डिजाइन ही बना के दिखा देता हूँ, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होगा। ओके, चलिए दोस्तों, कमेंट कर दिया होगा सभी ने। ओके, ठीक है। तो इसमें से हमारा सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा बृहस्पति, ठीक है। आंसर क्या होगा? तो आंसर सभी दे रहे हैं, ए आंसर बृहस्पति, वेरी गुड। सौरभ नेगी, राकेश सिंह, विकास पूनिया, ठीक है, करेक्ट आंसर है। चलिए, तो ये आपका बृहस्पति करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। अब बृहस्पति, बुध, वीनस, वीनस आपके कौन सा हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। वीनस, शुक्र को इंग्लिश में वीनस कहते हैं, ओके, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए सवाल देखते हैं अगला, प्रश्न संख्या 4, कौन हमारी संसद का हिस्सा नहीं है? निम्न में से संसद का हिस्सा कौन सा नहीं है? तो अध्यक्ष, संसद में क्या अध्यक्ष होता है? बिल्कुल होता है, लोकसभा अध्यक्ष होता है संसद में, ठीक है। लोकसभा उपाध्यक्ष भी होता है, लोकसभा राज्यसभा दोनों होते हैं संसद में, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश का कार्य यहाँ पर नहीं है, मुख्य न्यायाधीश यहाँ पर नहीं जरूरत है, या इनमें से कोई नहीं, यानी कि इन चारों में से, इन तीनों में से कोई नहीं, ठीक है। तो ऐसा संभव नहीं है, लोकसभा होती है, अध्यक्ष भी होता है, ठीक है। अब बात आती है क्या कि मुख्य न्यायाधीश। तो मुख्य न्यायाधीश दोस्तों आपके तो सुप्रीम कोर्ट में होगा, और विभिन्न राज्यों के जो हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है, उस न्यायालय में आपको मिलेगा क्या? मुख्य न्यायाधीश। तो आंसर नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आंसर नंबर सी करेक्ट। चलिए, सी दे रहे हैं, विकास पूनिया, सौरभ नेगी, राकेश सिंह, वेरी गुड, करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन देखिए अगला, 5वां प्रश्न संख्या 5, अशोक ने अंतिम लड़ाई कहाँ लड़ी थी? फटाफट कमेंट कर दीजिए। मौर्य शासक अशोक, ठीक है। तो सबसे पहले यदि हम मौर्य वंश के बारे में जानकारी हासिल करें तो मौर्य वंश के संस्थापक से सबसे पहले सवाल आता है। तो संस्थापक हो जाएगा आपके कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने आपके सेल्यूकस निकेटर के बेटी से शादी की थी, जिसका नाम हेलेना था, ठीक है। और संस्थापक, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे, और चाणक्य की मदद से धनानंद को, नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को हराकर वो मगध साम्राज्य की गद्दी पर बैठे थे। उनके बाद बिंदुसार के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, क्योंकि बिंदुसार अमित्रघात के रूप में प्रसिद्ध थे, ठीक है। और
बिंदुसार के बाद आपके अशोक आ जाएगा। बिंदुसार थे अशोक के पापा, अशोक के पापा थे बिंदुसार। अशोक उस समय राज्यपाल था, जिस समय बिंदुसार शासन कर रहा था उस समय अशोक कौन था भैया? अवंती का राज्यपाल। अवंती आपके जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश को उस समय अवंती जनपद के नाम से जाना जाता था। और अवंती की दो थी आपकी क्या राजधानियाँ। उत्तरी अवंती की राजधानी थी उज्जैन, दक्षिणी अवंती की राजधानी थी महिष्मती। ठीक है, अब सवाल आता है किससे? हाँ, तो बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में दो विद्रोह हुए। पहले विद्रोह में तो भेजा सुसीम को, पहले विद्रोह में बिंदुसार ने अपने पुत्र सुसीम को भेजा, दूसरे विद्रोह में भेजा अशोक को। ठीक है, तो अशोक सबसे ज़्यादा प्रतापी दिखा, तो उनको पता चल गया था कि हाँ अशोक आगे जाकर भारत विजेता बनेगा, और भारत विजेता बने। अशोक ने संपूर्ण भारत पर अपना राज किया, परंतु जब दक्षिण पूर्वी हिस्से की बात आई तब उड़ीसा यानी कि कलिंग में उन्होंने युद्ध किया, जो कि 261 BC यानी कि 261 ईसा पूर्व ये युद्ध किया गया। और 13वें अशोक के 13वें शिलालेख में हमें इस युद्ध की स्थिति और जो संकट था, क्षति और जितना भी था नुकसान, उस सभी का हमें किस शिलालेख से पता चलता? तो अशोक के 13वें शिलालेख से। ठीक है, तो ये कुछ कहानी थी। अब इस कहानी में प्रश्न क्या पूछा है? अब इसमें प्रश्न पूछा है हमें कि अशोक ने अंतिम लड़ाई कहाँ लड़ी? तो कलिंग में लड़ी। अशोक ने अंतिम लड़ाई कलिंग में लड़ी थी 261 BC में। ठीक है, और 13वें शिलालेख से जानकारी मिलती है इस युद्ध की। अशोक के 13वें शिलालेख से जानकारी मिलती है, और इस युद्ध के बाद में अशोक ने बौद्ध गुरु उपगुप्त से शिक्षा लेकर धम्म का मार्ग अपनाया। तो अशोक से संबंधित बहुत सारे सवाल आ सकते हैं, जैसा कि ये भी आ सकता है कि अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है। ठीक है, ये भी आ सकता है कि कलिंग युद्ध के जो सत्यों का वर्णन है वो किस शिलालेख में मिलता है। तो 13वां मैंने आपको बता दिया। ये कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया था? अशोक के राज्याभिषेक से कितने वर्षों बाद लड़ा गया था? तो 8 वर्षों बाद लड़ा गया था। और अशोक पहले अवंती का राज्यपाल था। अवंती वर्तमान में आपके जो मध्य प्रदेश में होती है, मध्य प्रदेश को हम पहले अवंती के नाम से जानते थे। ठीक है, और सवाल आएगा कि अशोक के गुरु कौन थे? अशोक के गुरु थे उपगुप्त। ठीक है, ये सभी आपके सवाल होंगे। ठीक है, चलिए सवाल देखते हैं अगला। करेक्ट आंसर हमारा कलिंग हो जाएगा। अशोक ने अंतिम लड़ाई कलिंग में लड़ी, उसके बाद इन्होंने मांसाहार को मिटाना, अहिंसा को मिटाना, ठीक है, हिंसा को मिटाना, अहिंसा का साथ देना, इस प्रकार से। अगला सवाल देखिए, प्रश्न संख्या 6। गौतम बुद्ध का कब पैदा हुए थे? ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म पूछा है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो गौतम बुद्ध से संबंधित भी बहुत सारे सवाल आते हैं। देखो, बुद्ध का जन्म से संबंधित, फिर मृत्यु के संबंधित। जन्म कहाँ हुआ था? मृत्यु कहाँ थी? लुम्बिनी में हुआ था इनका जन्म। ठीक है, मृत्यु इनकी कुशीनगर में हुई थी। और इनके पिता थे शुद्धोधन, माता थी महामाया। ठीक है, और इनसे संबंधित और क्या सवाल आ सकता है? इनकी पत्नी थी इनकी यशोधरा इनकी पत्नी थी। और इनका एक बेटा था राहुल, जिससे राहुल का अर्थ उस समय पाली भाषा में उस समय राहुल का अर्थ था एक और बंधन। ठीक है, और 29 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या किया भैया? गृह त्याग किया। और गृह त्याग को किस नाम से जाना जाता है? बौद्ध ग्रंथों में गृह त्याग को जाना जाता है महाविनिष्क्रमण। महाविनिष्क्रमण गृह त्याग को कहा गया। फिर इनके निर्वाण हुआ। ठीक है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है, यानी कि मृत्यु के समय महापरिनिर्वाण, समाधि लेना, महापरिनिर्वाण। और इनका प्रथम उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये सारी गौतम बुद्ध के बारे में जानकारी थी। अब गौतम बुद्ध पैदा कब हुए थे भैया? 563 BC। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है 563 BC। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, यानी कि 563 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, वेरी गुड, ए लॉक किया जाए। कर लिया भैया। पीके फौजी, राकेश सिंह, विकास पुनिया, सौरभ नेगी। ओके, अगला सवाल देखिए, प्रश्न संख्या 7। निम्न में से भारत किसका सदस्य नहीं है? ठीक है,
भारत किसका सदस्य नहीं है भैया? आसियान का नहीं है, सार्क का नहीं है, नाम का नहीं है, अध्यक्षेस का नहीं है। जल्दी से कमेंट कर दीजिए दोस्तों, किसका सदस्य नहीं है। और आपको हालांकि इससे ही संबंधित सवाल पूछते हैं, सार्क से संबंधित, ठीक है। सार्क से संबंधित आपको सवाल पूछता है कि इसमें कितने देश हैं और कौन कौन से देश हैं, निम्न में से कौन सा देश इसके अंतर्गत नहीं है, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। कमेंट कीजिए भैया। चलिए, ये आंसर आ रहा है आसियान। वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट है आसियान। आसियान आपके दक्षिण पूर्वी जो एशिया है उसका, उसमें जितने भी देश आते हैं लाइक इंडोनेशिया, थाईलैंड वगैरह, उन देशों का एक संयुक्त क्या है वो सभा है, संयुक्त सभा है उनकी, जिसमें एशिया के बारे में जो भी मुद्दे होते हैं वो रखे जाते हैं, ठीक है। तो आसियान का भारत हिस्सा नहीं है। सार्क नाम दक्षेस का है, सार्क और दक्षेस सेम ही बात है, ठीक है। सार्क में कौन कौन से देश है तो देखिए भैया, सबसे पहले भारत के आस पड़ोसी देश, सबसे पहले तो भारत ही ले लीजिए, भारत, पाकिस्तान, अफगान, फिर इधर ऊपर आ जाइए तो नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, ठीक है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, करेक्ट। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आसियान का भारत हिस्सा नहीं है, सदस्य नहीं है। चलिए क्वेश्चन संख्या देखिए दोस्तों, क्वेश्चन संख्या आपके 8। सबसे लंबी नदी कौन सी भैया? फटाफट कमेंट कर दीजिए। विश्व की सबसे लंबी नदी पूछा है आपसे, ठीक है। तो इससे सवाल क्या संबंधित आएगा? विश्व की सबसे लंबी नदी हो जाएगी आपके नील नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी हो जाएगी, ठीक है। और वोल्गा नदी जो है वो यूरोप की लंबी नदी है, ठीक है। यूरोप में एक राइन नदी भी है। और नील नदी कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका में है। विक्टोरिया झील से इसका उद्गम होता है, ठीक है। और जाती कहाँ पर है? आपके भूमध्य सागर में ये जाकर विलुप्त हो जाती है, ठीक है, नील नदी। और इस अफ्रीका महाद्वीप में और कौन सी एक नदी है? आपके नाइजर, ठीक है, पाम ऑयल की नदी, नाइजर नदी को कहा जाता है, पाम ऑयल की नदी है वो, ठीक है। और राइन नदी हो गई, कोयला नदी हो गई, ठीक है। उधर से उत्तरी अमेरिका में देखेंगे तो उत्तरी अमेरिका में हो जाएगी आपके कौन सी नदी? मिसिसिपी, मिसौरी, ठीक है। इधर देखेंगे हम दक्षिण अमेरिका में, तो दक्षिण अमेरिका में हमारी हो जाएगी अमेजन, जो कि विश्व की दूसरी बड़ी नदी, ठीक है। और अपवाह क्षेत्र में सबसे बड़ी नदी, अपवाह क्षेत्र में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन है। और ऐसे अगर लंबाई में देखा जाए विश्व की सबसे बड़ी नदी नील है। और नील के बाद यदि किसी का नंबर आता है तो अमेजन का आता है, ठीक है। और वोल्गा जो है वो यूरोप की लंबी नदी है। आंसर हमारा सी करेक्ट होगा। हमें प्रश्न क्या पूछा है? सबसे लंबी नदी कौन सी? चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न देखते हैं 9वां। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे भैया? आराम से आप सभी आंसर निकाल सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। और इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं चाहिए हमको, क्योंकि सीधा सीधा यही प्रश्न पूछा जाता है कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, ठीक है। और ये भी कभी नहीं पूछा जाएगा कि कब गए थे, ये भी नहीं पूछा जाएगा। आपको सिर्फ इतना पूछा जाएगा मात्र कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, ठीक है। नरेश शर्मा, रवि शर्मा को छोड़ दीजिए। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, तो चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति। प्रथम व्यक्ति। और किस यान में ये गए थे? तो अंतरिक्ष यान था वो आपके अपोलो 11। कौन सा था? अपोलो 11, ये याद रखिएगा, यहाँ से सवाल आता है। अपोलो 11 से नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे भैया, कहाँ पर? चांद पर, ठीक है। राकेश शर्मा हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। राकेश शर्मा जी जो थे वो आपके प्रथम भारतीय थे जिन्होंने क्या किया था भैया? जो सबसे पहले अंतरिक्ष में गए थे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 10। 2016 ओलंपिक में सर्वाधिक पदक किसने जीते भैया? फटाफट कमेंट कर दीजिए। तो
ऑप्शन भी ऐसे हैं कि आप आराम से आंसर निकाल सकते हैं। ऑप्शन ऐसे हैं, यदि इसमें चीन होता तो आप कंफ्यूज होते, क्योंकि चीन और अमेरिका में हमेशा टक्कर होती है, ठीक है। और भारत का तो कभी नाम आएगा ही नहीं ऊपर, आएगा जरूर, आगे संभावनाएं हैं आएगा, परंतु अभी तक कभी आया नहीं ऊपर, ठीक है। संभावनाएं हैं, युवा भारत के जितने भी जवान हैं, और जवानों से ही उम्मीद है मुझे, भारतीय सेना के जवानों से उम्मीद है, वही हमें सर्वाधिक स्वर्ण पदक दिला सकते हैं, ठीक है। प्रश्न 10वां, 2016 ओलंपिक में पदक किस देश ने जीते? 2016 ओलंपिक आपके कहाँ पर हुआ था? रियो जेनेरो में, ठीक है। रियो में हुआ था, रियो डी जेनेरो में, ठीक है, जो आपके कहाँ पर है भैया? दक्षिणी अमेरिका में, ठीक है। अगला बढ़ेंगे तो प्रश्न पूछा है कि सर्वाधिक पदक किस देश ने जीते? सर्वाधिक पदक जीते आपके अमेरिका है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं भैया अगला। प्रश्न संख्या 10 हो गई है, 5 प्रश्न और बचे हैं, 5 प्रश्न अभी देख लेते हैं। लोथल किसका ऐतिहासिक स्थल है भैया? लोथल किसका ऐतिहासिक है? फटाफट कमेंट कर दीजिए। तो ऋग्वेदिक काल का लोथल स्थल मिला है क्या हमें? ऋग्वेदिक काल से हमें ऐसा कोई प्रमाणिक नहीं मिला, क्योंकि ऋग्वेदिक काल जो थी ये आपके ग्रामीण सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है। अब देखा जाए दोस्तों तो ऋग्वेदिक काल से भी पहले सिंधु सभ्यता आ गई थी, ठीक है, और ये आपके नगरीय सभ्यता थी। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि भारत में हमेशा उल्टा हुआ, उस समय उल्टा हुआ, यानी कि जो आपके नगरीय सभ्यता थी वो पहले विकसित हो गई, ग्रामीण सभ्यता बाद में विकसित हुई थी, ठीक है। तो ऋग्वेदिक काल के बाद आपके जितना भी देखा जाए ये महाजनपद वगैरह ये सारी आपके ग्रामीण सभ्यताएं थी, ठीक है। ग्रामीण सभ्यताओं से ही हम आगे बढ़े, बाकी ये नगरीय सभ्यता जो थी ये विलुप्त हो गई थी। इसके बाद हमने वापस जीरो से स्टार्ट किया है, ग्रामीण सभ्यता से, ठीक है। तो इसके कुछ हमें मिले हैं, क्या मिले हैं भैया? हमें कुछ मिले हैं पुरातात्विक स्थल मिले हैं। वो पुरातात्विक स्थल सिंधु सभ्यता के हैं, और ये लोथल जो है ये आपके कहाँ पर है भैया? तो ये आपके है गुजरात में। कहाँ पर है भैया? गुजरात में है, ठीक है। यहाँ से सवाल आता है एक, क्या सवाल आता है? मात्र सवाल तो एक ही आता है कि सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है। परंतु यदि बंदरगाह ना देकर ऐसे दे दिया ना, सिंधु सभ्यता का प्रमुख पतन स्थल, वहां पर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो पतन याद रखना, पतन बंदरगाह को ही कहते हैं। सिंधु सभ्यता का पतन स्थल कौन सा भैया? तो लोथल होगा, ठीक है। चावल के साथ से यहाँ से मिले थे हमें, ठीक है। ये हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, सिंधु सभ्यता से संबंधित है लोथल। अगला सवाल देखिए भैया, प्रश्न संख्या 12, जंक ईमेल को कहते हैं, ठीक है। ये विविध से सवाल आ गया, कोई बात नहीं, अच्छा सवाल है। और ऐसे सवाल तो आपको आने चाहिए, क्योंकि सामान्य ज्ञान का पेपर है हमारे, किसका पेपर है? हमारे जीके का पेपर है, और जीके के पेपर में सभी होते हैं भैया क्वेश्चन, ठीक है। हाँ दोस्तों, तो सवाल क्या है हमारा? सवाल है जंक ईमेल को कहते हैं, जंक ईमेल को क्या कहते हैं? स्पैम, ठीक है। स्पूप की जगह स्किप डाल सकते हैं आप, डिलीट, रिमूव, इनमें से कोई नहीं होगा। डिलीट होगा नहीं, रिमूव होगा नहीं, स्पूप होगा नहीं, आपके होगा स्पैम, ठीक है, स्पैम, ठीक है। इस प्रकार से कुछ लिखा हुआ आता है, ठीक है। आपके ट्रू कॉलर पर भी आता होगा, कभी कभी कोई ऐसे कंपनी के नंबर आ जाते हैं, फ्रॉड नंबर आ जाते हैं, वहाँ पर ये लिखा हुआ आता है। तो उसका मतलब क्या है? जंक फाइल है वो, यानी कि वो मतलब कोई वायरस की फाइल है। तो आप उचित रूप से आंसर निकाल सकते हैं। तो ऐसा कभी प्रश्न आ जाए तो दोस्तों आंसर आप ये करोगे, कौन सा करोगे? आंसर ए करोगे, ए होगा स्पैम, ओके। स्पर्म नहीं है, ये याद रखना, स्पैम है, ठीक है। यूं कोई टावर थे, उनकी शिक्षा दे दो। अगला सवाल है 13वां, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील। फटाफट कमेंट कर दीजिए भैया। हाँ, क्या सवाल है, सवाल जोरदार है। चलिए सवाल प्रश्न संख्या 13, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील। वुलर झील है, चिल्का झील है, गोविंद सागर है या उद्यम सागर है? फटाफट कमेंट कर दीजिए। तो ये जो गोविंद सागर है, इस गोविंद सागर को मैं थोड़ा सा परिवर्तन करूंगा इसमें, और आपके वहां पर भी आपको परिवर्तन मिल जाएगा। कहाँ पर दोस्तों परिवर्तन मिलेगा? आपको टेस्ट पेपर में, ठीक है। यहाँ पर मैं आपके परिवर्तन ऐसे करूंगा, गोविंद, पूरा ही
गोविंद वल्लभ पंत सागर, ठीक है ना, क्योंकि गोविंद सागर एक और झील है जो आपके कहाँ पर है, भाखड़ा बांध के पास है, बिलासपुर जिले में आपके भाखड़ा बांध है जो आपका, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। वहाँ पर उसके पीछे सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के नाम पर रखी गई थी वो गोविंद सागर झील, ठीक है। वो सबसे साफ जल की झील है, बड़ी झील वो भी है, परंतु ये जो कृत्रिम झील है, सबसे कृत्रिम झील या मानव निर्मित झील कौन सी हो जाएगी, गोविंद वल्लभ पंत सागर जो झील है ये कौन सी नदी के किनारे है, रिहंद नदी के किनारे, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है, रिहंद नदी, यूपी, ठीक है, रिहंद नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में आपके गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है, जो कि भारत में सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन होगा। बढ़िया, अगला सवाल देखते हैं, प्रश्न संख्या 14। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ऑस्कर आप सभी जानते हैं, कोई भी फिल्म जो पूरे विश्व में उसकी स्टोरी इतनी फेमस हो गई हो या इतनी इम्पोर्टेंट मूवी हो जिससे हमें कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिले, ऐसी मूवी वो हमें ऐसी फिल्म के क्षेत्र में क्या दिया जाता है भैया, ऑस्कर पुरस्कार, उस मूवी को ऑस्कर दिया जाता है। तो ऑस्कर आपके हो जाएगा सिनेमा से संबंधित, चित्रकला, शिक्षा, संस्कृति से संबंधित नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए ओके, देखते हैं लास्ट प्रश्न आज का, फिर क्लास समाप्त करेंगे। उससे पहले कुछ सूचना है वो अवश्य रूप से सुनकर जाइएगा आप, ठीक है। प्रश्न 15, इंडिया गेट किस शहर में स्थित है? फटाफट कमेंट कर दीजिए। इंडिया गेट किस शहर में स्थित है? ठीक है, तो इंडिया गेट हो जाएगा आपके दिल्ली, आंसर सी, ठीक है। बंबई में कौन सा? बंबई में है आपके गेट ऑफ इंडिया, और इंडिया गेट है आपके दिल्ली में। ओके, ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा? दिल्ली। चलिए, पटना कोलकाता कुछ नहीं, और कोलकाता में फोर्ट विलियम है, ठीक है। ये 15 प्रश्न हो गए, ये आपके सत्य के तो लिखा हुआ आ गया, ठीक है दोस्तों। तो अब कुछ सूचना है, मैंने आपको पहले ही कहा था कि सूचना सुनकर जाना। कल से यानी कि सोमवार से, यानी कि नेक्स्ट जो क्लास होगी सोमवार से दोस्तों, सोमवार से आपका ऑनलाइन शेड्यूल पूरा चेंज होगा। और यदि कोई हमारा ऑफलाइन स्टूडेंट भी देख रहा हो तो आप एक बार संस्था से अवश्य रूप से संपर्क करें, ताकि दोस्तों क्या होगा, क्योंकि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासों का टाइमिंग चेंज होगा। आपको टेलीग्राम, इंस्टाग्राम वगैरह जितने भी सोशल मीडिया है, जितना भी आपके द्वारा ऑनलाइन, यूट्यूब पर तो मैं बता ही रहा हूँ आपको, ये भी सोशल मीडिया के थ्रू मैंने बता दिया आपको। तो जहाँ से भी हमारा प्रयास होगा हम आपके तहत आपके पास जानकारी प्रोवाइड करवा देंगे। नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा कि कितने बजे कौन सी क्लास है, कौन सी क्लास कितने बजे से प्रारंभ होगी और कब तक खत्म होगी, ठीक है दोस्तों। अगली क्लास होगी साइंस की, फिर होगी मैथ की। कल पुनः इसी समय आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। सॉरी, इसी समय नहीं, और समय तो बता देंगे, ठीक।